हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म। क्लियर? तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फेडरलिज्म का पहले मतलब क्या होता है। देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि पावर को डिवाइड करना सेंट्रल अथॉरिटी में और उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। देखो, जब भी पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट में। इंडिया इज़ अ फेडरलिज्म कंट्री जहाँ पे पावर का डिवीजन हुआ है। तो इंडिया हैज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो इंडिया में जो पावर का डिवीजन हुआ है वो 3 टायर्स में हुआ है। पहला यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में 2 आते हैं, पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। अगर आप रूरल एरिया में हो तो आप पंचायत बोलोगे, और अगर आप अर्बन एरिया में हो तो म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको फेडरलिज्म का मतलब समझ आया होगा। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि जो पावर है एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होना चाहिए, एटलीस्ट 2। बाकी मोर हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में 3 हैं, बट रूल क्या है फेडरलिज्म का, एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड फीचर क्या है, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ टैक्सेशन एक्सेट्रा। तो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होती है ये किस पे अपना रूल्स अपने, मतलब जैसे कि जो भी इनका रूल या उनके जो पावर्स होते हैं गवर्नेंस किसको करती है, सेम सिटीजन को ही करती है, बट इनका अलग अलग ज्यूरिडिक्शन एरिया होता है। एक अलग अलग स्पेसिफिक एरिया में इनका क्या होता है, अथॉरिटी होता है, इनके पावर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, द एरिया ओवर विच समवन हैज़ अ लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो सबका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन फिक्स है। द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ईच लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल का, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, कितनी उनके अथॉरिटेटिव एरिया है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के क्या पावर्स होंगे, वो सब ऑलरेडी रिटन है। फोर्थ फीचर क्या है, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन है तो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको क्या कर नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बहुत से रूल्स हैं कि कैसे किसी में भी अमेंडमेंट, मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसके थ्रू हम चेंजेस लाते हैं। तो मतलब इसमें क्या है कि हम यूनिलैटरली कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता। फिफ्थ फीचर क्या है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सुप्रीम पे कौन है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो इंटरप्ट कर सके कोई भी डिसीजन को, या कोई भी उनके पास जो पावर है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सिक्स्थ फीचर क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ठीक है, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट के कहाँ से रेवेन्यू का सोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ से, लोकल गवर्नमेंट का कहाँ से, ये सारा ऑलरेडी हर चीज़ क्लियरली स्पेसिफाइड है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम की क्या ज़रूरत है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था फेडरल सिस्टम बनाने का। मतलब पावर अगर सपोज अगर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो वो क्यों स्टेट गवर्नमेंट, क्यों लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फेडरल सिस्टम का, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एंड सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमें कंट्री के यूनिटी को सेफगार्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फेडरलिज्म अपनाना पड़ता है। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ऑफकोर्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, तो इस रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए भी फेडरलिज्म ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ फेडरल सिस्टम, कि फेडरल सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन होता है। देखो, इसमें हमें 2 पढ़ना है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। पहले हम देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इन दिस टाइप स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, दे हैव इक्वल पावर्स। तो देखो, जब क्या होता है बहुत सारे स्टेट्स ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट कंबाइन कर लेते हैं अपने आप को एक कंट्री बनने के लिए, इसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो आपका यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आपका यूएसए 50 स्टेट से मिलकर एक यूएसए बना हुआ है। ठीक है,
तो आई होप आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इन दिस टाइप अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स। तो होल्डिंग टुगेदर का फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि एक लार्ज कंट्री डिवाइड करती है अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, इसी को हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये सभी के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर? ठीक है। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, मतलब इंडिया क्यों फेडरलिज्म है, इससे क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर क्या है, देखो, इंडिया हैज़ अ 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। और यहाँ पे एक और चीज़ कि जो पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ है, ये पहले नहीं था, मीन्स लोकल गवर्नमेंट पहले नहीं थे। पहले इंडिया सिर्फ 2 टायर सिस्टम में थी, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट ये जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपका 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया है। क्लियर? अब हम देखते हैं 3 लिस्ट एज फॉलोज। देखो, जो हमारा फेडरलिज्म क्यों है, तो सेकंड फीचर्स क्या है इसका कि हमारे पास कुछ लिस्ट है, मतलब पावर का डिवीजन किया गया बहुत स्पेसिफिकली। लाइक यूनियन लिस्ट में वो सब चीज़ें जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस है, लाइक ठीक है। तो यूनियन लिस्ट कौन से होते हैं, जो कि सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होते हैं, और इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या देख सकते हो, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो सिर्फ कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट अलोन, लॉ मेक अलोन बाय देम। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेट लिस्ट क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, सिनेमा, अल्कोहल, ट्रेड, कॉमर्स, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड कौन डील करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये सारी चीज़ें किसके अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। जैसे कि पुलिस आपने देखा ही होगा, हर एक स्टेट का अपना पुलिस का कपड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि स्टेट लिस्ट का पार्ट होता है ना। बाकी आप देख सकते हैं डिसीजंस एंड लॉ रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक हम लिस्ट पढ़ते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या होता है, देखो, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि डिसीजन कौन लोगा उस पर, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लेंगे मिलके, इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट। एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट। Decision and law related to concurrent list is done by both state government and union government. If conflict among them, then the union government decision will be the final decision. Clear? अब एक और लिस्ट देखते हैं अपन, रेसिडरी लिस्ट। ये क्या होता है, देखो, there are subjects which do not fall under union list and concurrent list and state list. So this comes under the jurisdiction of the union government. जैसे कि सपोज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब लिस्ट तैयार की गई थी, तो उसमें बहुत सी बातें थी जो नहीं लिखी गई थी। लाइक आज के टाइम की बात करें हम लोग, आपके बहुत से जो ऐप्स हो गए, चैट जीपीटी आ गया, ये सब जो चीज़ें हैं उस टाइम तो नहीं पता था। तो वो सब चीज़ें अब कौन डिसीजन लेगा उस चीज़ पे, यूनियन गवर्नमेंट। वही सारे आते हैं रेसिडरी लिस्ट के अंदर। एग्जाम्पल के आपका ई कॉमर्स रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चीज़ें रिलेटेड, ये सब चीज़ें। क्लियर? अब हम देखते हैं आर्टिकल 371 टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिजियस पीपल ऑफ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो ये कुछ 4 स्टेट है जिनको इनके जो कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 लाया गया है। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, देखो, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो, दिस आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम अ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड कुड नॉट बी मर्ज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट। उन सबको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। इसके आप में कौन कौन सा चीज़ देख सकते हो आप, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पौंडीचेरी, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये सब आपके क्या है, यूनियन टेरिटरी। क्लियर? 4th पॉइंट देखते हैं। देखो, इंडिया में कोई भी डिसीजन होता है तो कैसे ले जाता है, देखो, पहले बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में एटलीस्ट आपका 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, वहाँ से 2/3 मेजोरिटी मिलना चाहिए, और अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ से भी हाफ ऑफ द टोटल स्टेट का आपको क्या होना चाहिए, अप्रूव रहना चाहिए।
तभी कोई डिसीजन लिया जाता है. इन केस एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन. क्लियर. अब हम देखते हैं टॉपिक हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. तो पहला हमें पढ़ना है लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज के बेस पे जब स्टेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. इन 1956 द बाउंड्रीज ऑफ several ओल्ड स्टेट्स were redrawn to create a new states. This was done to ensure that the people who speak the same language lived in the same state. Clear. और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बना था हमारा कौन सा था? आंध्र प्रदेश. क्लियर. अब हम देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसी. तो देखो लैंग्वेज पॉलिसी क्या होता है. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ठीक है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट एनी लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका? इंग्लिश एंड हिंदी. ठीक है. और जो शेड्यूल लैंग्वेज भी है 22. शेड्यूल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है जिस पे आप एग्जाम दे सकते हो गवर्नमेंट की, जो भी वो रिकग्नाइज्ड लैंग्वेज बेसिकली, तो वो होते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज. ठीक है. ऐसे लैंग्वेज जिस पे आप एग्जाम दे सकते हो जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है. और आपके करेंसी नोट्स पे 17 लैंग्वेज होते हैं. ये सब बेसिक चीज़ें हैं. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जिसको हम गठबंधन भी बोलते हैं हिंदी में. देखो, अ कोलिशन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट formed when two or more political parties join together to run a country because no single party has a clear majority in the legislature. देखो होता क्या एक्चुअली, कुछ मेजोरिटी चाहिए होती है अगर आपको अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना होता है. बट अगर नहीं मिलती है तो क्या करते हैं, कुछ 2-3 पार्टी मिल के फॉर्मेशन करते हैं गवर्नमेंट के. इसी को हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. क्लियर. ये आप देख सकते हो कोलिशन गवर्नमेंट को समझाने के लिए एनसीईआरटी की बुक में ये कार्टून दिया था. सो गाइज आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए. बाकी का जो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का टॉपिक बचा है आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. बाय.